बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। ये वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आगाज़ आज हम कुछ जो प्रोग्राम का है, मज़े मज़े की कुछ ख़बरें हैं, दिलचस्प और अजीब सी ख़बरें होती हैं हमारे पास, वो हम आपको सुनाते हैं। एक इंडिया से ख़बर है, 80 साला बुज़ुर्ग जिनके हलक से 9 इंच लंबी मिसवाक जो है वो निकाली गई है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मिसवाक करना तो बहुत अच्छा काम है, मगर इतने भी आप वहशी हो चुके हैं कि आपने वो जो मिसवाक थी वो अपने पूरे हलक में फंसा ली। किस आलम में आपने जाके जो है ना मिसवाक की, मुझे तो ये उसकी जो मूवमेंट है वो समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से आपने मिसवाक की। मिसवाक आपको इतनी मज़े की लग गई कि आप चबाते चबाते खाते खाते आप अपने हलक तक ले गए हैं। यह हलक साफ़ करने के लिए आपने मिसवाक का इस्तेमाल किया था। चलिए, मिसवाक करना अच्छी बात है, मगर करें, मगर इस तरह से ना करें कि कहीं आपकी सांस रुक जाए, आपका दम घुट जाए, प्यारे हो जाए आप प्यारे लाल की तरह। खैर, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया और ऑपरेशन के ज़रिए जो है ना उनके मिसवाक को उनके हलक से बाहर निकाला गया। शुक्र है जान बच गई, मगर आप अपना ख्याल रखिएगा। एक चाइना से ख़बर है। चाइना में बच्चे के नाम पे इत्तेफाक ना होने की वजह से वालिदैन ने आपस में तलाक़ का मुकदमा दायर कर दिया। जो वालिद साहब थे वो ये कहते थे कि जो मेरे ख़ानदान का सरनेम जो है ना वो लगे, और वालदा जो थी वो ये फ़ोर्स कर रही थी कि जो मेरे ख़ानदान का सरनेम जो है वो बच्चे के साथ लगे। काफ़ी अरसे तक उनकी लड़ाई चलती रही और बच्चे का नाम जो था इस चक्कर में डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि सरनेम पे बहुत लड़ाई थी। फिर फाइनली उन्होंने क्या किया कि तलाक़ के लिए मुकदमा दायर कर दिया और फिर अदालत में गए और उनकी तलाक़ फिर अदालत ने करवा दी। अब वो जो बच्चा जो है वो बीवी को दे दिया गया है, बेगम के पास है, और बीवी को ये हक़ भी दे दिया है कि वो जो चाहे डिसाइड कर सकती है, क्योंकि अदालत का ये कहना है कि माँ बाप की लड़ाई के बीच में जो है जो बच्चे की परवरिश है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि छोटी छोटी चीज़ें जो है उनके ऊपर लड़ना एक बहुत गलत सी चीज़ है। नाम जिसका भी लगे, आपकी परवरिश बच्चे की इम्पोर्टेंट होती है। सरनेम पे दो लोग अपना सर ख़राब कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सर मार रहे हैं, दैट इज़ नॉट नाइस, सो चीप, है ना। अच्छा, हमारे पास आज हमारे प्रोग्राम में भी जो टॉपिक है उसको मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि आपकी कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं आप लोग, हम आपकी कॉल्स अटेंड करेंगे। नाज़रीन, जेन ज़ी के बारे में आपने सुना ना, ये क्या है पता है कुछ लोगों को? मैं बताती हूँ। ये है जनरेशन ज़ी, जो लोग 1997 से स्टार्ट हुए हैं ना, पैदा हुए हैं 2012 तक, 2012 तक, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम जेन ज़ी कहते हैं। अब ये जो जनरेशन आई थी ना, इनका टेक्नोलॉजी के साथ ना पैदा होते ही वास्ता पड़ गया था। अब पैदा होते ही इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जो डॉक्टर्स थे, ठीक है, वो थोड़े से दूसरे जनरेशन के थे। जो बच्चे पैदा हो रहे थे, जिनको डिलीवर कर रहे थे, वो जेन ज़ी की टेक्नोलॉजी के थे। और उनके बाद फिर जब वो जो बच्चे थे उन्होंने अपने आप को ना कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ लिया, तो वो जो दुनिया है उसके साथ जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि मोबाइल उनके हाथ में, आईपैड उनके हाथ में, कंप्यूटर उनके हाथ में। अब वो लोगों के साथ जो उनका इंट्रैक्शन और कनेक्शन है वो कम हो गया। अब आपको भी पता है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। अब बच्चे जो हैं ये जवानी की उम्रों तक पहुँचे, कोई 17 का, कोई 18 का, ये एजेस हो रही होंगी। अब ये जो दुनिया देख रहे हैं ना सोशल मीडिया के थ्रू, अब ये छोटी सी उम्र में अपने आप को इस दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि हम इनके साथ ठीक है कि नहीं। व्हेन यू सी सोशल मीडिया, हर कोई अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है, अपनी गाड़ियाँ, पब्लिक, स्टाइल, कपड़े, ब्रांड, हर कोई अपनी कामयाबी जो है वो पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, फेक और ट्रू, व्हाटएवर। अब ये जो बच्चे हैं ये इनको देख देख के ना डिप्रेशन में जा रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इनकी जो है ना, एक तो ये डिप्रेशन से इनको कैसे निकाला जा सकता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गौर व फिक्र इस पर करनी चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में कि हम इस पर बड़ा फोकस करें। हमारे पास जो है वो रफ़ीक डार साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हैं और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आजकल तो छाए में खुद सोशल मीडिया पे जेन ज़ी को भी खुद भी तो ख़राब कर रहे हैं देखा जाए तो, है ना। मगर खैर उस तरीके से जिस तरीके से उनकी रहनुमाई हो सके, क्योंकि जिस तरीके से ये जो फैलावा हुआ है ना सोशल मीडिया पे दिखावे का,
उस चीज़ की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सी जो है ऐसी वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, ऐसे शोज़ पे आते हैं जिससे हमारी जनरेशन जो है वो ठीक हो सके। तो सबसे पहले हम इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है सर आपकी? बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो काम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिर्फ मेरा और आपका तो नहीं है कि मैं शो पे बोल दूँ, आपको किसी अपने पॉडकास्ट पे या यहाँ किसी शो पे बोल दें, तो ये तो मिल के सबने करना पड़ेगा जेन ज़ी के लिए। तो आपको क्या लगता है अभी जो सिचुएशन है जिसमें ये जो भाग दौड़ हो रही है, जिसमें वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ, जबकि है उम्र में भी छोटे, मगर वो कहते हैं इनके पास सब कुछ है, ये कामयाब भी है, इनके पास पैसा भी, हमारे पास क्यों नहीं है? दे डोंट थिंक कि हमारी एज क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जॉनरा क्या है, सब फोकस हट के बैठे हैं। तो इनके बारे में क्या कहेंगे, अब क्या करना है? थैंक यू मिस फ़िज़ा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने आज डिस्कस किया। पहली बात तो ये है कि जेन ज़ी के बारे में जो नटोरियस एक सोच है उसको हम साइड पे रख के क्या हम इसके ऊपर पॉजिटिव बात कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव जनरेशन कैसे है। मैंने जहाँ पे भी सुना है कि जेन ज़ी को ना मजाक के तौर पे लिया जाता है। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जेन ज़ी है ये आपका फ्यूचर है। मैं बड़ी डिफरेंट बात कर रहा हूँ, लॉजिकली मैं प्रूव भी करूँगा, आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा। क्यों? अब पहली बात तो ये है कि इनकी सोच ही डिफरेंट है ना, इनकी सोच की वजह से हम इसको डिफरेंट कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके हाथ में शुरू से कंप्यूटर को छोड़ दें, देखें सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है मान ना। ले, देखें कंप्यूटर को आप छोड़ दें, अच्छा, आप ये देखें कि क्या वो बात सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए, जेन ज़ी से पहले जो जनरेशन थी वो वाई जनरेशन थी, ओके, ठीक है, जो हमसे बड़े हैं। वैसे ही हम भी समझे तो हम जेन ज़ी में तो नहीं आ रहे, हम वाई कर लें या जेन ज़ी की जो आपने डेफिनेशन दी उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हम कर लोग लें। वाई के ही हैं। हाँ, आप थोड़ा सा जेन ज़ी को ना फ्लेक्सिबल कर लें, लाइक एग्जैक्ट 97 से हट के आप अराउंड 90, और या लेमैन में मैं ये बताऊं कि जिन लोगों की उम्र कोई 30 साल के अराउंड है वो जेन ज़ी में आते हैं। अब जेन ज़ी की सोच डिफरेंट है और बड़ी लॉजिकल और अच्छी सोच है जो सही इंसान की सोच होती है। देखिए, पुरानी सोच के लोग ये कहते थे कि गाय जो है वो दूध देती है, ये आपने भी सुना, गाय दूध देती। गाय दूध नहीं देती, गाय से दूध लेना पड़ता है, निकालना पड़ता। जो वाई जनरेशन थी वो ये कहती है कि भाई चादर देख के पाँव फैलाओ। ये जनरेशन कहती है भाई आपने चादर बड़ी कर लें, भाई आगे बढ़ें, चादर बड़ी करें। वो जनरेशन कहती थी कि डर के आगे जीत है, ये कहते हैं भाई डर के आगे भी डर है, आपने डर को ख़त्म करना है, मानना है कि डर है और उसको फिर उसका सलूशन लेके आना है। मुझे ये बताएं कि इसमें प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को है जहाँ पे जेन ज़ी के लोग एक इदारे में चले गए, उससे पुराने लोग उसी इदारे में बैठे हुए हैं। जेन ज़ी ग्रो कर रही है, वो ग्रो नहीं कर सकते, वो बुरा कहते हैं उनको, वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं। पुरानी सोच के लोग आपने तो तख्ते ही पलट दिया, आपने जो देखिए, मैं अगर कहीं गलत हूं तो मुझे बताएं ना। अभी तक तो नहीं है। देखें, आपको बुलाने मैं का यहाँ पे एक मकसद यही चीज़ है और कि हम ऐड कर आपसे दूं। चीजें सीखें। देखें, मुझे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं इस वजह से कि शायद मैं एक डिफरेंट बात करता हूँ। मैं आप लोगों की बात कर देता हूँ कि ये जनरेशन ख़त्म हो गई, इसने ख़राब कर दिया है, ये तबाह हो गई है, इसने कुछ किया ही नहीं है। ये वाहिद आपकी जेन ज़ी है जो पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमा रही है। आप चेक करें ना, रेमिटेंस कितनी आती फ्री लांसिंग में जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कितना पैसा कमा, डॉलर तो सब कुछ कमा रहे हैं, मगर वो जो रिसर्च अगर देखी जाए ना, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो जेन ज़ी में जो मौजूद लोग हैं उसमें 33% ऐसे लोग हैं जो कि डिप्रेस्ड हैं और जो कि होपलेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये रिसर्च कहती है। रिसर्च ये भी कहती है कि जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं ना उसके प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिमागी मसले नहीं होंगे। अगर ज़बान को इस्तेमाल नहीं करेंगे ज़बानी मसले नहीं होंगे। सर एक ब्रेक के बाद आते हैं, बातें आपकी अच्छी हैं, ज़रा डिटेल में बात करते हैं। बात पलट। वेलकम बैक। हम लोग जेन ज़ी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो आपने नई बात हमें छेड़ दी है कि आप उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हमें बता रहे हैं। आप कह रहे हैं सोच तो अच्छी है, ठीक है, मैं मानती हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अलग सोच के मालिक हैं, लेटेस्ट जो आज के दौर है उसके बारे में सोचते हैं, फ़िक्र रखते हैं, मगर डिप्रेशन,
ये तो है ना इनके अंदर, इसका सलूशन तो हमने पेश करना है ना आगे। जी मैं बताता हूँ। देखें, ये जो जनरेशन है ना, ये फ्लेक्सिबल है, लॉजिकल सोचती है, एंटरप्रेन्योरियल सोच की मालिक है। इनका ये वाला दिमाग चलता है जो डिसीजन मेकिंग वाला दिमाग है, जो सही ह्यूमन वाला काम करते हैं। पहले लोग ये वाला दिमाग इतना नहीं यूज़ करते थे। अब बहुत से लोग आर्ग्यू करेंगे, नहीं जी पहले वाले तो लोग बहुत अच्छे थे, टीचर बहुत अच्छे थे, हमें प्यार मोहब्बत बहुत मिलता था। ये देखें ना, सोचने की बात है। देखें, अगर आप 10 घंटे फजूल बैठेंगे वो अच्छा है, या आज की जो जेन ज़ी कहती है कि 10 घंटे को हमने मैनेज करना है, वो अच्छा है? टाइम की इज़्ज़त करना अच्छा है या फजूल बैठना अच्छा है? पुराने वक्तों में क्या होता था कि अगर आप किसी के घर गए ना, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए बैठ जाता था। क्या ये अच्छी बात है? पंचायतों में बैठे तो बैठे, अगर आप बगैर कहे बगैर बताए किसी के घर जाके बेल दे के बैठ जाते थे तो ये अच्छी बात थी। आज जेन ज़ी का जो बच्चा है वो टाइम मांगता है कि मैं आ जाऊँ, आप अवेलेबल हैं, क्या बुरी बात है? नहीं। अब अगली चीज़ ये, मेंटल हेल्थ इशू को इस जनरेशन ने सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी है कि जहनी मसाइल भी कोई होते हैं, डिप्रेशन भी कोई चीज़ होती है। डिप्रेशन पहले भी था, पहले भी एंग्जाइटी थी, लेकिन लोग उसको सप्रेस करते थे, बताते नहीं थे। आज की जनरेशन खुद भी कहती कि अगर किसी में कोई मसला है ना, वो कहता हाँ मुझे यार गुस्सा बहुत आता है तो मैं इसका ट्रीटमेंट चाहता हूँ, मुझे एंग्जाइटी है मैं इसका ट्रीटमेंट चाहता हूँ। अब ये चीज़ें खसूसियात इसी जनरेशन में हैं। और अगली बात आपने जो कही ना कि इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, देखें क्योंकि देखिए जो पहले का दौर होता था ना, उसमें अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो वो कहते थे मम्मी डैडी वाला बॉय, मगर सुप्रेस करते थे ना। हाँ। ये करते थे, ऐसे दबाते थे। और दबाना ज़्यादा ख़तरनाक है एक्सप्रेस करने से, क्योंकि जब आप किसी चीज़ इन इमोशंस को दबाते रहते हैं, उसकी मिसाल एक स्प्रिंग की तरह। इमोशन को आप दबाते रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं या एक्नॉलेज नहीं करते, तो जिस दिन आपने छोड़ा है ना तो आप फटेंगे ऐसे। तो आज की जो जनरेशन है जिसे जेन ज़ी आप कह रहे हैं, वो एक्नॉलेज करती है, वो एक्सेप्ट करती है कि मेरे में ये मसला, और उसका सलूशन तलाश करती है। वो पुरानी सोच के मालिक नहीं है, पेसिमिस्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है। अब अगली बात जो आपने की कि इनमें प्रेवलेंस ज़्यादा है डिप्रेशन एंग्जाइटी की। देखिए मैंने पहले भी लास्ट जो हमने बात एंड की थी कि अगर आप दिमाग यूज़ करेंगे ना मिस फ़िज़ा, तो आपको दिमागी मसले होने के चांसेस हैं। आपने एक पंजाबी का फ़िक्रा नहीं सुना हुआ, अकल नहीं तो कुछ नहीं, मौजा ही मौजा। अच्छा, यानी कि इफ़ यू डोंट यूज़ योर माइंड, रिलैक्स हैं, कोई फ़िक्र ही नहीं। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई परेशानी तो होगी ना आपको। हाँ, ये नसर, ये जेन ज़ी ये भी जानती है कि अगर मुझे एंग्जाइटी है तो मैंने कहाँ जाना है। इलाज पता है उसे, पता है, वो गूगल पे 1 मिनट आपसे इतने शार्प हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं कि एंग्जाइटी में क्या क्या करना चाहिए, होम रेमेडीज़ क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, या उससे बढ़ रही है तो भाई आप साइकोलॉजिस्ट से मिलो, साइकेट्रिस्ट से मिलो। अच्छा अब तो ये जो जेन ज़ी है ये तो गूगल पे भी नहीं है, ये तो चैट जीपीटी पे जाके पूछते हैं। नहीं, वो अगली, वो अल्फ़ा चैट जीपीटी वाली जो है ना, हाँ ये भी थोड़े से शामिल हैं, लेकिन जो अभी आ रही है ना, जो जेन ज़ी के बाद जो जनरेशन आ रही है, जो जिनकी उम्र अभी 12 साल से कम है, हाँ, जिसे अल्फ़ा जनरेशन कहते हैं, ये वो अगली क्लास होने वाली है। अब मैं आपको एक और बात कर दूं, देखें हर ज़माने में आप ये सुनेंगे कि जो नए आने वाली नस्ल है उसको अच्छा नहीं समझेंगे। ये मेरी बात लिख लें कि लाइक हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अच्छा नहीं समझते हैं जेन ज़ी को। वो कहते हैं ये ना कर देते हैं, नो करते हैं, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में कभी नो होता ही नहीं था। अगर जेन ज़ी कहता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं और वो नहीं मानता कि मैंने ये काम नहीं करना, तो यह बुरी बात है। देखिए नो कहना इस जनरेशन ने सीखा है। स्पेशली मैं अगर पाकिस्तानियों की बात करूं, ये नो कहती कि नहीं बाबा आप ऐसे ना करें, ये काम ठीक नहीं है। उसने जो कल्चरल जो स्टिग्मास थे उसको ब्रेक किया। हाँ, फैक्ट है, आई एग्री विद यू, इधर आई एग्री विद यू 100%। प्रॉब्लम फिर होंगे, मेंटल इश्यूज होंगे। अब देखिए आप यूरोप में चले जाएं, अब यूके में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सुसाइड रेट ज़्यादा है ना तो डॉक्टर्स में। सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारा कुछ है। इसका मतलब है वो काम उसी तरह का करते हैं, उनका मेंटल काम है। लेकिन ये जेन ज़ी जानती भी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये भी इनको पता है।
हाँ, और जेन जी जब होगी ना, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये अल्फा जनरेशन को अच्छा नहीं समझेगी, क्योंकि ये एक फिनोमेना है, क्योंकि वो इनसे बहुत तेज होंगे, उनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है यार ये हमसे आगे क्यों है, ये वाला इशू भी होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जिस दौर में आप पैदा होते हैं ना, हज़रत अली का फरमान है कि जिस दौर में आप पैदा होते हैं वो आपके लिए बेहतरीन दौर होता है, वही आपके लिए बेहतरीन दौर होता है, आप उसमें जो करना चाहते हैं उसी में कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इसको ऐसे नटोरियस बना दिया गया कि ये शायद जेन जी कोई ऐसी चीज़ है कि जो फिट नहीं होती सोसाइटी में, ये आपका फ्यूचर है। अच्छा, हम जेंजी की बुराई नहीं कर रहे, हाँ, हम भी जेंजी की बात ये चीज़ें समझते हैं जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, मगर ये जो इनकी डिप्रेशन है ना, इस चीज़ को हम रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। नहीं, ये भी एक मिथ है। क्योंकि होपलेस और जितने होप, देखें मेरी बात सुने, मैंने आपने अक्सर देखा होगा कि ये बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बुराई कम हुई है। मैं आपको एक नई चीज़ बता, बुराई कम हुई है। कैसे? बुराई इसलिए आपको ज़्यादा लगती है कि लोग बताते हैं। किसी बच्ची के साथ किसी ने कोई हरासमेंट हुई है ना, वो बताएगी आज। पहले छुपाते थे लोग, प्रेशर उनके पास, इसके अंदर रेजिलियंस है इस जनरेशन में। ये चीज देखे ना, इसीलिए शो जब चीज ज्यादा होती तो आपको लग रहा है कि यार ये बहुत क्राइम हो रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहे। आप वो टाइम जाएं, प्रॉब्लम तब भी थे लेकिन बताए नहीं जाते थे। आप कभी किसी पुलिस ऑफिसर को आप बुलाएं, वो आपको जरूर बताएगा। अभी केसेस रिपोर्ट ज्यादा होते हैं, पहले रिपोर्ट नहीं होते थे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले भी डिप्रेशन होते थे होता पिछले है टाइम पे, मगर वो बताती नहीं थी। उसको डिप्रेशन को किसी और चीज में लेते थे। फर्ज करें किसी बच्चे को या बच्ची को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, वो कहते थे इसमें जेन है। जेन जी कहती नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, ये डिसऑर्डर है। जेन जी ने सही आइडेंटिफाई किया है कि ये, अब वो लोग सारी उम्र जिन्नों का इलाज करवाते रहते थे कि इसमें जन्नात है, हालांकि वो स्किज़ोफ्रेनिया होता था। डिप्रेशन को वो एक आम मायूसी समझ के बंदे खत्म हो जाते थे। तो अंडरस्टैंडिंग तो अब बेहतर हुई है ना, आइडेंटिफिकेशन तो अब बेहतर हुई है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन होगी तो आप सोल्यूशन लेके आएंगे, चीज का पता होगा तो सोल्यूशन लेके आएंगे। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पाकिस्तान में तो आई इसी दौर में, इसी जनरेशन यही लेके आई है कि ये ज़हनी मसाइल भी कुछ चीज़ होते हैं। पहले तो ज़हनी मसाइल का कोई ताल्लुक ही नहीं था पाकिस्तान, ताल्लुक ही नहीं था। पता है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम लोग जेन जी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कंप्यूटर के साथ जुड़ गई है जेन जी, इसने लोगों के साथ इंटरेक्शन कम कर दिया। इसमें अच्छाई है, बुराई है, दोनों पहलू अगर आप डिस्कस कर लें। देखिए मिस फिज़ा, जहाँ पे कोई चीज़, कुछ फ़ायदे होते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। देखें, जब आप ज़्यादा काम करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे ऑफिस हो, आप मसरूफ़ हों, तो ऑब्वियसली आपकी सोशलाइजेशन डिस्टर्ब होती है। तो सोशलाइजेशन इंसानी दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सोशलाइज़ करना चाहिए। ख़ास करके सोशलाइजेशन लोगों के साथ आप करें, लोगों के साथ। हालांकि दिमाग जो है वो सोशलाइजेशन, चाहे आप इंसानों से कर रहे हो, चाहे एनिमल से कर रहे हो, चाहे वह नॉन लिविंग चीज़ों से भी अगर आप सोशलाइज होते हैं, तो दिमाग इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करता। तो इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में लोग कम हैं तो आप पेट्स, जिस तरह बहुत से लोग पेट्स रखते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर कम हैं या सोशलाइज लोगों के साथ उनके माइंडसेट के लोग नहीं मिले, तो एनिमल रख के उनके साथ भी खेलते हैं, तो वो ब्रेन उसको वही समझता है कि ये बंदा एटलीस्ट इंटरेक्ट कर रहा है। तो सोशलाइजेशन दिमागी सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है जो कि होनी चाहिए। हाँ, मैं ये भी ऐड कर दूं, जेन जी को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का भी पता है। दे आर कॉन्शियसली अवेयर कि सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वो जितने भी बिजी हैं, चाहे कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड हैं, वो वीकेंड पे भी टाइम निकालेंगे, दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करेंगे, जाएंगे। उन्होंने ना टाइम मैनेज किया हुआ, ये अंडरस्टैंड भी करते हैं कि सोशलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन वो लोग ऑब्वियसली कुछ ऐसा चंक भी होगा जो नहीं निकाल पा रहे या उनको ये अभी आइडिया नहीं है। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो ज़रूर अपने टाइम को मैनेज करें, कंप्यूटर को टाइम दें, सीखें, कमाएं, लोगों की हेल्प करें, अपने ऊपर लगाएं, लेकिन फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें। ये ना सिर्फ उनके लिए भी ज़रूरी है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, एक और सवाल मुझे ये बताइएगा कि ये जो जेनजी के जो पेरेंट्स हैं वो जनरेशन एक्स या वाई के लोग होते हैं मोस्टली, अब वो लोग अपने तरीके से इन बच्चों को हैंडल करना चाहते हैं, उन माँ बाप को आप क्या पैगाम देंगे कि वो जेनजी के अपनी जो बच्चे हैं इस दौर के उनको किस तरीके से हैंडल करें? देखिए बड़ा वही बात हम जो बीच में भी ब्रेक में भी कर रहे थे वो ऐड कर लूँ मैं साथ, कि अगर किसी बाप की कोई फैक्ट्री है और वो काम करता है, उसकी कोई राइस मिल है, पेपर फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री, और वो बेटा 18 का हो गया, 17 का हो गया, वो कहता है कि तुमने ये मेरा बिज़नेस संभालना है, तुमने ये काम देखना, आके काम सीखो आके, अब पढ़ाई ये हो गई तुम्हारी, साथ साथ पढ़ते भी रहो, थोड़ा ऑफिस भी देखा करो। तो वो कहता है नहीं बाबा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पेपर फैक्ट्री में, मेरा आपके वाले काम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो लॉयर बनना है, मैंने तो इधर जाना है, मैं तो बाहर जाऊंगा, मैं तो ये डिग्री करूंगा, मैंने डॉक्टर बनना है या कोई इंजीनियर बनना है, मगर मैंने ये वाला काम नहीं करना, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट। बच्चा नो कहता है और पेरेंट्स को पता है कि बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा नो कह देगा, जो नहीं पसंद नहीं, पेरेंट्स के ये नहीं खाना नहीं, ओके मैं नहीं खाऊंगा ये, इसी बात पे आप बात कर रहे थे। इन पेरेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें, पेरेंट्स जो काम कर रहे होते हैं ना, उन्होंने सारी ज़िंदगी उसी काम में गुजारी होती, ऑब्वियसली उनको वहाँ से बहुत कुछ मिला भी होता है, मिल भी रहा होता है, तो वो यही समझते हैं कि शायद सारा कुछ इसी में है, वो यही समझते हैं। ज़रा थोड़ा सा वो अपने दिमाग को रीफ्रेम करके देखें ना, ज़रा चेंज करके देखें, तो आप बच्चे से कहो कि बेटा मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल में आएँ, क्या जो आप सोच रहे हैं, अगर ये नहीं करना चाहते, जो आप सोच रहे हैं उसमें ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं तो कर लो। देखिए फाइनली पेरेंट्स को तो एक लाइफ चाहिए ना, बच्चे की अच्छी लाइफ चाहिए। हमारे पेरेंट्स का देखिए नीयत उनकी यही होती है कि हमारे बच्चे अच्छे हों, जब बड़े हों तो उनकी लाइफ ईजी हो। तो क्या आपको श्योर है कि अगर वो यही काम करेगा तो उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी? आप उनसे ज़रा पूछ लें कि जो आप काम करना चाह रहे हैं बेटा उसमें ये चीज़ें अगर हैं, मिल सकती हैं, आप ज़रा इमेजिन करो, मिल सकती हैं तो बेटा कर लो, कोई मसला नहीं। मगर ये जो पेरेंट्स है ये कहते हैं कि कमाया किसके लिए था मैंने, बनाया किसके लिए, ये सब कुछ किसने संभालना है, तुम नहीं देख रहे हैं, तुम जो चाह रहे हो वो नहीं होगा, ये देखोगे तुम, ये करो। देखें ये कौन देखेगा? ये भी तो प्रेशर है बच्चों पे। मैं आपको बड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखें ये भी जेन जी के अंदर खसूसियात है। देखें जो हमारे वाई और एक्स वाले लोग हैं ना, वो पता क्या करते हैं, उनका जितना भी काम अच्छा चल गया ना, उन्होंने दुकान के बाहर लिखवाया होता है हमारी इसके अलावा कोई और ब्रांच नहीं है। हाँ। देखिए ये एक फजूल माइंडसेट है ना कि भाई आप दो फ्रेंचाइज भी बना सकते हैं, 3 भी नहीं बनाएंगे। वो ये समझते हैं कि हमारा कोई और संभालने वाला ही नहीं है, बिकॉज हम सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते। अब मुझे बताएं जितने भी फूड के ब्रांड्स हैं या कोई और ब्रांड्स हैं, KFC और इस तरह के ब्रांड्स हैं, क्या उनकी एक ब्रांच है? उनकी तो हज़ारों ब्रांचेज हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया। आप सिस्टम बना के आप ज़्यादा चीज़ें भी ला सकते हैं। जेन ज़ी ने आके आपको स्टार्टअप दिए, जितने स्टार्टअप नए पाकिस्तान में जेन ज़ी ने दिए ना, उतने कोई है ही नहीं। आप देखें ना, आए रोज़ कितने बिजनेसेस नए नए आ रहे हैं। पहले हमारे पास पहले तो हम डरते थे, एक दुकान बना के बैठे हुए हैं और हम कहते हैं उसके ऊपर लिखा है कि इसके अलावा कोई और ब्रांच ही नहीं। अब जैसे मेरी 10 साल की बेटी है, मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी, मगर जब से अभी वो 9 से 10 की एज में आई है, वो कहती है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने डॉक्टर नहीं बनना। मैं डॉक्टर अगर बनूंगी तो मेरी तो पूरी जो उम्र है वो निकल जाएगी, मैं आपकी अकेली बेटी हूँ। या तो 3-4 बच्चे होते हैं ना आपके मामा, तो आप एक बच्चे को डॉक्टर बना देती। मैं आपका एंटरटेनर पार्ट भी हूँ, एंटरटेनमेंट पार्ट भी हूँ, बाबा का भी। तो मुझे ना अपनी लाइफ जीने दें, मैं सोशलाइजिंग भी करना चाहती हूँ, लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं एक उम्र में जाकर डॉक्टर बनूँगी, उसके बाद मैं कमाना शुरू करूँगी डिग्रीज़ के बाद, उसमें मेरी उम्र तो निकल जाएगी। और मैं इन्वेस्टमेंट में बहुत जल्दी फ़ौरन जो है ना काम करना शुरू कर दूँगी, छोटी छोटी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करूँगी और मैं प्रॉपर्टी में करूँगी, इधर करूँगी उधर करूँगी, और मैं बिज़नेस को कहीं ना कहीं ले जाऊँगी। तो मैं इन्वेस्टमेंट में आऊँगी। एक ब्रेक लेते हैं। बच्चों की सोच बहुत डिफरेंट हो गई है। कभी मैं सोचती हूँ, मैं भी अभी भी जो बच्चे हैं ना, फर्ज करें जो 12 साल से कम है, वो जेन ज़ी से भी अगली क्लास में आ रहे हैं, जिसे जेन अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा जनरेशन। माइट भी वो अल्फ़ा की तो नहीं है, वो उसकी भी सोच इससे भी आगे होगी। पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो अपने बच्चों के, मैं तो देखा है, मैं तो अपनी बेटी के आगे शर्मिंदा हो जाती हूँ। जो उसकी सोच है वो हमारी सोच नहीं है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। देख लेंगे। अच्छा, आज का जो जेन ज़ी बच्चा है वो ये कहता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तो मैं बहुत अमीर आदमी या बहुत अमीर नहीं बन सकता, जैसे मैं एक बिज़नेस करके
बन सकता हूँ। अगर इतनी पढ़ाई करके कोई अमीर बन सकता है तो सबसे पहले टीचर अमीर होते हैं ना, साइकिल पे क्यों आते हैं, फटफटी पे क्यों आते हैं, छोटी गाड़ी पे क्यों आते हैं। आज का बच्चा अब देखें ना, उसकी इंस्पिरेशन है ना, इंस्पिरेशंस, वो अपनी टीचर को देखता है छोटी गाड़ी पे जा रही है, राइड करवा के जा रही हैं, बाइक पे जा रही हैं, है ना। तो वो ये देखता है कि अगर मैंने इतना पढ़ लिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, ये मैं ऐसे जाया करूँगा। वो ये कहता है अगर मैंने बिज़नेस कर लिया, मैंने एक छोटा सा ब्रांड खोला, ये हेयर पिन का, मैं ये बेचता हूँ, ये मेरा अपना ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड बेचूँगा, कितनी जगह बिकेगी, ये मेरा बिज़नेस है, इससे मैं बहुत कमा सकता हूँ। उसको पता है इससे मैं क्रूज़र ले सकता हूँ, मर्सिडीज़ ले सकता हूँ, बड़ा घर ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा बिज़नेस है। तो अब मुझे ये बताएं, बच्चे की इंस्पिरेशन एक बिज़नेस या कोई ऐसी चीज़ जिससे वो पैसा अर्न कर सकता है, वहाँ तो करेगा, मगर तालीम से उसको वो इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है आज के जेन ज़ी को। फिर देखिए, पहली बात तो ये कि जो तालीम है ना, उसका वेल्थ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एजुकेशन को कभी आप उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन अपनी जगह पे है और पैसा अपनी जगह पे। पैसे का ताल्लुक बिजनेस से है, आइडियाज़ के साथ है। अब जो हमारा टीचर नहीं, आज का जेन ज़ी का बच्चा ये कहता है मुझे ऐसी पढ़ाई करनी है कि मैं जल्दी अर्निंग शुरू कर सकूं। वेरी गुड। लॉन्ग टर्म पढ़ाई करके मैं सारी ज़िंदगी अपना जो मेरा पीक टाइम है, मेरा अर्निंग टाइम है, मेरा एफर्ट टाइम है, वो मैं नहीं बर्बाद कर सकता। ये जेन ज़ी की सोच है। देखिए, जेन ज़ी कभी ये नहीं कह रहा कि मैंने पढ़ाई नहीं, ये नहीं कह रहा। जेन ज़ी ये कह शॉर्ट रहा है टाइम पे, मगर जेन ज़ी ये कह रहा है कि मुझे वो पढ़ाई करनी है जिसमें करियर है, जिसमें ये तो गलत बात तो नहीं है। और वो आज की, देखे मेरी बात सुने, हमारे टीचर्स के पास इल्म था मगर उनके पास स्किल्स नहीं थे, ये तो बात मानेंगे जी। और आज के बच्चे के पास इल्म इतना नहीं है, वो इल्म के अंदर से जो ना स्किल्स निकालने की कोशिश करता है। वो कहता है इस इल्म से मैंने स्किल्स के ज़रिए जो है ना, इस स्किल्स के ज़रिए मैंने पैसा कमाना है। तो ये जेन ज़ी है। जहाँ आपने इतने पॉजिटिव पॉइंट बताए, एक मैंने भी बता दिया। वेरी गुड। देखिए, मैं इसमें और ऐड कर दूं, मैं जेन ज़ी के लिए भी मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि जेन ज़ी बिल्कुल बहुत आइडियल चीज़ें हैं कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यहाँ इनमें भी फ्लाज हैं, इनके सोच में भी कुछ प्रॉब्लम स्टिल हैं। मसला ये है कि जेन ज़ी ये कहता है कि मैं जल्दी वाला कुछ स्किल सीख के कमाई शुरू कर दूँ। देखें, इस तरफ आप जा भी सकते हैं, लेकिन आप एक बेसिक एजुकेशन लेके जाएं। फ़र्ज़ करें आज अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं ना, आप ऐसा क्यों नहीं बनना चाहते कि आप चैट जीपीटी जैसा सिस्टम खुद बनाने के लिए हो, ताकि आप उससे भी ज़्यादा पैसा कमाएं। वो उसके लिए स्किल्स, जो गोरा है ना, जो गोरा है ना, नॉलेज चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज, अब आप प्रॉपर एजुकेशन से नहीं जाएंगे ना, आप बीएस, एमएस, पीएचडी टाइप एजुकेशन नहीं ना लेंगे, आप बड़े बड़े सिस्टम नहीं बना पाएंगे। तालीम जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। जेन ज़ी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, आप छोटा सा स्किल से के थोड़े दिन के लिए तो पैसा कमा सकते हैं, और वो वाली जो लेबर है आप सारी जिंदगी भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप बैठे भी हों और पैसा आ रहा हो। सही बात। ये अल्फा स्टेट करेगी, अल्फा जनरेशन करेगी अगली। थैंक यू सो मच। टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया, मगर आज हमारी ये अल्फा, एक्स-वाई और जी के ऊपर जो है ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है। आपसे मिलते हैं एक बार। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसमें हेल्दी डाइट के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, हेल्दी डाइट के ऊपर जब बात आती है तो हमारे जो गेस्ट आते हैं, जो भी आते हैं, वो हमें ऐसी ऐसी महंगी ग़िज़ाएँ बताते हैं, वो डाइट बताते हैं जो आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब जो मिडिल क्लास है वो फिर किस तरीके से जाके वो चीज़ें लेगा। कोई कहता है आप एवोकाडो खाएं, कोई कहता है ये ड्रैगन फ्रूट खा लें, आप ब्रोकलियाँ खाएं, चिया सीड खाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो जो ये महंगे सारे अशिया है, ये कैसे एक बंदा आम मिडिल क्लास फैमिली का अफोर्ड करेगा। तो क्या वो बंदा जो कुछ खा रहा है वो ग़िज़ा नहीं है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए टॉपिक रखा क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास है और जो अपर मिडिल क्लास है और जो मिडिल क्लास है, उनके हिसाब से आज मैनेज करेंगे कि किस तरीके से अच्छी डाइट जो है अवेल की जा सकती है। क्योंकि देखें, हमारे वहाँ एक गंदम और चावल जो है वो खाया जाता है और ये सबसे सस्ता सोर्स है एनर्जी का। और हमारी एशियन डाइट यही है, इसी के ऊपर बेस है। हमारी एशियन डाइट इसी के ऊपर डिज़ाइन है। हम जो रोटी खाते हैं ना नाज़रीन,
ठीक है, वो एक बेसिक हमारी वो कंप्लीट ग़िज़ा है। उसके साथ जो हम सालन बनाते हैं ना, वो टेस्ट के लिए खाते हैं, सब्जियां टेस्ट के लिए खाते हैं, गोश्त टेस्ट के लिए खाते हैं। हम लोग चावल और जो रोटी है ना, उसको मेन ग़िज़ा के तौर पे लेते हैं। अब बहुत से जो डॉक्टर हैं वो ये मना कर देते हैं, चावल नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट्स है, मोटा कर देगा, आटा नहीं खाना, इसमें ये शुगर है, ये सब कुछ नहीं खाना। आज कम बजट के अंदर हेल्दी डाइट कौन कौन सी होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समन इश्तियाक, जो कि डाइटिशियन भी हैं, हमारे पास आती रहती हैं। आज इनसे मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समन बताइए भाई, ये महंगी सस्ती ग़िज़ाएँ जो मिडिल क्लास सुनता है उसमें फंस के रह गया, तो क्या करिए? हम महंगी अशिया नहीं खाते, ये एवोकाडो नहीं खाते, चिया सीड नहीं खाते, तो ये सब हम क्या बस फारिग ग़िज़ाएँ खा रहे हैं? अच्छा फ़िज़ा, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इन्फ्लेशन और महंगाई के हालात हैं, इसमें हर एक बंदे को यह है कि मैं 2 टाइम की रोटी खा लूँ, यही बहुत है। जो आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट सबके हालात हैं। बेसिकली सबको लगता है कि जो न्यूट्रिशन है, जो डाइट करना है, वो सिर्फ महंगी हेल्दी डाइट्स को फॉलो करना ही है, वही लोग कर सकते हैं जो कि जिनके पास पैसा है या सारी फैसिलिटीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बैलेंस डाइट जो मतवाज़न ग़िज़ा है, वो एक सेहत बख्श होना और अच्छी क्वालिटी में होना ज़रूरी है, महंगा होना ज़रूरी नहीं है। और उसको अगर देखा जाए तो हमारी ये सारी बैलेंस डाइट जो है, मतवाज़न ग़िज़ा जो सेहत बख्श ग़िज़ा है, वह हमारी किचन में मौजूद है। आज से अगर पहले की बात की जाए, 50 साल पहले की अगर बात की जाए, तो ये कोई हमारी फैंसी डाइट्स नहीं थी जो आजकल आ गई है कि सुपर फूड्स ये ले लें, ये वाली सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। तमाम सुपर फूड्स हमारे किचन में मौजूद हैं। तमाम सुपर फूड्स पहले लोग भी खाते थे, हेल्दी भी थे, और बल्कि हमसे ज़्यादा ही हेल्दी थे। अब तो आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, उनके बॉर्न हेल्थ इश्यूज़ हैं, बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी है। जितना हम चीज़ों की तरफ हो गए हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना, इतना खाना है, इतने कंफ्यूज होकर हम खा तो रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि वो जो हम खा भी रहे हैं, जो महंगी चीज़ें भी खा रहे हैं, वो हमें एम्प्टी कैलोरीज दे रही हैं या न्यूट्रिएंट डेंस के एक मतवाज़न ग़िज़ा है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि खाना 2 टाइम का होना चाहिए या 3 टाइम का होना चाहिए, हमें इसकी कैलकुलेशन का पता चल जाए। अच्छा, बेसिकली फ़िज़ा जो हमारा ये है कि ये तो शुरू से है कि जो नाश्ता, दोपहर का खाना और जो वो डिनर है, ये तो मैंडेटरी है ही हमारा। डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं और किस टाइम पे खा रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक तो क्वालिटी जो है उसको प्रॉपर कुक्ड किया हुआ है, अनहेल्दी ऑयल्स में किया हुआ है, पका के हम उसके सारे न्यूट्रिशन जो है उसकी ख़त्म कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारे कोई मील टाइमिंग्स नहीं है, खाया पिया और सो गए। सो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, और इसके अलावा जितना मिला जब मिला वो हम मंचिंग करते रहते हैं। सो यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो आती है। अच्छा, अब स्टार्ट अगर हम नाश्ते से करते हैं, एक हेल्दी कम बजट में जो नाश्ता है वो ज़रा देखने वाले को बताएं कि क्या हो सकता है। अच्छा फ़िज़ा, उसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो जैसे अभी आपने बात की, बहुत अच्छी बात, कि हमारा एशियन का जो स्टापल फूड है वो हमारी रोटी है। रोटी जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है आपका साइज़ कितना है। हमारे यहाँ पे रोटी के वो एक प्रॉपर तवे के साइज़ की वो एक रोटी बन रही होती है। आप 6 इंच की रोटी लेते हैं और वो भी आपकी प्योर जो होल व्हीट होती है, आप वो ले सकते हैं। हम चॉक कर निकाल देते हैं, जो नॉर्मली हमारा सिर्फ मैदा रह जाता है, वो आपको ओबेसिटी में, वो आपको दूसरी प्रॉब्लम्स में, डायबिटीज़ है, इन सब चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। सो आप एक नॉर्मल साइज़ की रोटी खाएं, पराठा खाएं, आप ये खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में लिया है। आप होल व्हीट का ले सकते हैं। आजकल मल्टी ग्रेन जो है ये चल रहा है, जिसमें आप बेसन और आप चने का आटा, बाजरे का आटा, इन सब के मिक्स करके आप एक रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत आपको सेहत बख्श जो है, पूरा दिन आप बड़े हेल्दी रहते हैं। अच्छा, एक रोटी आप कह रही हैं सर, अब मोस्टली लोग ये कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए। जितना आप हैवी नाश्ता कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि आपको एनर्जी की सोर्स चाहिए, तो सारा दिन आपने काम करना है, तो उसी के बलबूते जो है ना आपसे सारा दिन का वर्कआउट होगा, काम होगा। इज़ दैट ट्रू? अच्छा फ़िज़ा, उसमें ये है कि रोटी के साथ हम ये कहते हैं प्रोटीन सोर्स ले लें, कि आप अंडा इस्तेमाल कर लें, आपकी जो भी ग्रेवी है आप इस तरह से करना शुरू कर दें, जो भी सालन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपका जो भी आप लस्सी लेना चाहते हैं, दूध लेना चाहते हैं, एक बैलेंस डाइट रखें आपकी, कि सिर्फ आपकी रोटी से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपने साथ प्रोटीन, आपने साथ जो है अपना डेयरी प्रोडक्ट, आपके वाइटामिन मिनरल, जो आपकी सब्जियां फलों, इन सब से आते हैं, आप प्रॉपर बैलेंस करके एक ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं।
और फिर ये जो तेल की बात आती है, घी की बात आती है, जिसमें हमने खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, पराठा बनाना है या कुछ भी, तो इस बैलेंस डाइट के साथ हम इसमें चुनाव किस चीज़ का करें जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारी सेहत ख़राब ना हो? वेजिटेबल ऑयल होगा या फिर कोई कॉर्न ऑयल होगा या फिर किस तरीके का लीव्स ऑयल होंगे, सनफ्लावर ऑयल होगा, कौन सा? अच्छा फिजा, उसमें यह है कि आप कोई भी प्लांट बेस्ड ऑयल भी ले सकते हैं। इवन देसी घी जो है वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। हर चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप एक बैलेंस में खाएंगे, एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाएंगे, कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब आप एक हेल्दी चीज़ भी ज़्यादा एक्सेस में खा लेंगे वो आपको प्रॉब्लम देगी। मगर कुछ लोग कहते हैं ना देसी घी में सालन को, हांडी को भूनो नहीं। हमारे जो स्पाइसेस वगैरह, जिस मसाले को हम इस्तेमाल करते हैं हमारी हांडी में, उसमें हमें भूनना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों में ये भूनते हैं देसी घी डाल के, तो फिर वो तो उसकी इफादियत तो ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं खाना पका लो, हांडी बन जाए, तो एंड में देसी घी डाल के टक्कर डाल दो। यस, आप वो वैसे भी खाने का सालन निकाला है, साग निकाला है, पालक निकाला है, दाल निकाली है, उसके ऊपर आपने देसी घी के चम्मच डाल दो, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल का या फिर एसिडिटी का इशू होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को स्टमक प्रॉब्लम भी हो जाता है अगर देसी घी में हांडी भूनते हैं। आप बनाना शुरू करते हैं, प्रॉपर कुक करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि कम से कम ऑयल में आपने अपना खाना बनाना है। और उनको कहा जाता है कि आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम, ग्रिल, डिपेंड करता है इंडिविजुअल का। हर एक की रिक्वायरमेंट्स जो है वो अलग होती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो आपने बात की ना स्पाइसेस वाली, आजकल देखें कि हमारे पास पैकेट में प्रोसेस है। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पाइसेस को लाएं और घर में कूटें। घर में कूट के जो उसका टेस्ट आता है ना, वो एक अलग ही टेस्ट होता है। प्रोसेस आई एम नॉट गेटिंग व्हाट? जो पैकेट में बेसिकली हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे पैकेट में आ गए ना। हाँ। तो पहले ही होता था कि जितने भी हमारे स्पाइसेस होते थे उनको लाया जाता था, कूटा जाता था, उनको पकाया जाता था, बेसिकली उसमें खाने में डाला जाता था। उनकी ज़्यादा जो एक न्यूट्रिशन भी है, और सेकेंडली उसकी जो आप बेसिकली जो उसका टेस्ट है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जितनी भी ये हमारी हर्ब्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अब ये देखें कि ये जो मोरिंगा है, जो सुना जाता है कि एक सुपर फूड है, ये मोरिंगा जो है आज से बहुत साल पहले भी हमारे घरों में सुहांजना के नाम से पकाया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो हर चीज़ जो आपकी बैलेंस्ड है वो आपके घर में मौजूद है। इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने डाइट जब भी फॉलो करनी है, एक मतवाज़न ग़िज़ा जब भी फॉलो करनी है, उस पर आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। आप लिमिटेड सोर्सेज में भी आप एक मतवाज़न ग़िज़ा खा सकते हैं। अच्छा, अब सुबह नाश्ते में जो है अंडे खा लिए, ठीक है, प्रोटीन की इंटेक आपको मिल गई। अब सारा दिन फाइबर की इंटेक के लिए हमने कितना कुछ खाना है, सब्जियां और ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे हमें फ़ाइबर की जो इंटेक है वो भी मिल सके और बैलेंस डाइट हो सके? हाँ जी फिजा, ये जितने भी हमारी छिलके वाली चीज़ें होती हैं ना, वो बेसिकली आपको फ़ाइबर प्रोवाइड करती हैं, जिसमें तमाम सब्जियां और तमाम फल हैं। और इसके अलावा दालों में जो है वो सोर्स ऑफ फाइबर होता है, वो आपका प्रोटीन का सोर्स है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी इन्फ्लेशन के हालात हैं, हर बंदा डेली बेसिस पे मछली, गोश्त, मटन, बीफ, जो आपका रेड मीट या जो भी जितने भी एनिमल सोर्सेज प्रोटीन है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। सो उसका ऑल्टरनेटिव यही है कि आप दालें इस्तेमाल कर लें। वो आपकी जो है एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसके साथ आप सैलड्स की फॉर्म में या सब्जियाँ आप पका सकते हैं, जो कि आपको फ़ाइबर जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट, मगर सस्ती डाइट, जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन, फैमिली जो है वो अफोर्ड कर सके और खा सके, अच्छी डाइट हासिल कर सके। ब्रेक के बाद ओके जी, ब्रेकफास्ट के साथ साथ अब हम ज़रा आते हैं सस्ते लंच की तरफ, जिसमें ग़िज़ाइयत पूरी हो मगर थोड़ा सस्ता हो। अच्छा फिजा, उसमें सबसे पहले ये है कि जो आपके, मैं कहती हूँ कि रात के लेफ़्ट ओवर सालन होता है, उसी को आप वो पराठा उसमें या रोटी में बना के बच्चों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। या वो जो जैसे अक्सर ये होता है बच्चों को, किड्स आर चूज़ी, वो कहते हैं कि हमने बाई के शवारमा लेकर जाने हैं, बाई का कोई लेकर जाना है जंक। सो उससे बेहतर है कि घर के ही पराठा रोल बनाकर आप उनको लंच में वो दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर के होममेड जो नगेट्स होते हैं, चिकन या दाल मिक्स करके जो कबाब होते हैं, वो बच्चों को साथ देते हैं। गुड आइडिया। और जो शाम है उसमें फिर हम ये जो फ्रूट्स खाते हैं, उसमें कौन कौन से फल जो हैं वो सस्ते और ग़िज़ाइयत दे सकते हैं और ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं, उनके बारे में? अच्छा फिजा, उसमें हमारे वैसे बेसिकली तमाम ये जो फ्रूट्स हैं ये आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको जो है विटामिन मिनरल तमाम, मतलब ड्रैगन फ्रूट जिसकी बात हम कर रहे हैं, वैसी ग़िज़ाइयत मिलेगी?
बिल्कुल, आपको बेसिकली हर चीज़ का ना एक ऑल्टरनेटिव है। एवोकाडो जैसी चीज़ें मिलेंगी। यस, आपको बेसिकली जो उनमें चीज़ें पाई जाती हैं, मे बी उसकी कम न्यूट्रिशन हो, लेकिन तमाम फ्रूट्स की अपनी कोई ना कोई जो है न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। सो जितने आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे आजकल ये जो मौसम गर्मा है, तो इसमें अगर एवोकाडो नहीं है हमारे पास तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? उसकी जैसी जो ग़िज़ाइयत है वो कौन से दूसरे फल में पाई जा रही है? अच्छा, एवोकाडो अगर हम नहीं ले सकते तो तमाम ये जितनी हमारी बैरीज़ हैं हम वो ले सकते हैं। सेब, आड़ू जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जितने आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो में ऐसा क्या पाया जाता है? अच्छा, बेसिकली एवोकाडो जो है उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वो हमारी स्किन के लिए, हमारी वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ई भी उसमें होता है जो आपके नील्स के लिए, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी इन सारी चीज़ों के, आजकल वो विटामिन ई के कैप्सूल्स भी हम हर चीज़ में ऐड कर रहे होते हैं, विटामिन सी सीरम्स होते हैं। सो बेसिकली तमाम चीज़ें उसमें पाई जाती है। बट हमारे जितने सिट्रस फ्रूट और होते हैं, जैसे किन्नू, मौसमी, जो आगे अब मौसम आ रहा है उसमें पाए जाएंगे, सी वाले, तो हम उसमें ले सकते हैं। और इनमें सी भी बहुत अच्छा Yes. पाया जाता है। ई भी पाया जाता है इनके अंदर। यस, विटामिन ई जो है बेसिकली ज़्यादा हमारे सीड्स में और नट्स में होता है। एलोवेरा में भी तो मिल सकता है यस, हमें। एलोवेरा में भी होता है, वो आप घर में आप इजीली उगा अगर सकते कोई हैं। लगा नहीं सकता तो खा सकता है एक चम्मच। बिल्कुल, easily। और मैं तो उसको खा लेती पकाया भी हूँ। जाता है। हाँ, मैं तो खाती भी हूँ, चम्मच अच्छा। खा लेती होती हूँ। और वैसे भी जिनको वो बोन हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे आर्थराइटिस का, आगे जैसे विंटर्स का मौसम आ रहा है तो जितनी भी हमारी हड्डियों की पेन्स होती हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो उसमें आप ये एलोवेरा जो है पका के खा सकते हैं। अच्छा, और फल का सही टाइम क्या है? कुछ लोग कहते हैं 11 बजे सुबह, 10 बजे, और कुछ लोग कहते हैं शाम को, और कुछ लोग कहते हैं कि शाम को अगर आप फल खाएंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ Yes. जाएगा, शुगर हो जाएगी आपको। ये क्या सच्चाई है इसमें? अच्छा फिजा, उसमें ये होता है कि हम उनको कहते हैं डिनर से पहले पहले आप ले लें, या तो ब्रेकफास्ट में ले लें, या इन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच के दरमियान में एज अ स्नैक आप वो ले लें। अच्छा, फल खा रहे हैं शाम को, इधर चाय भी पी रहे हैं, यस, वो ठीक है? मतलब एक तरफ ने आपने बिल्कुल अच्छा सा सेब खाया है शाम, मोस्टली जो टेबल सजी होती है शाम की, आपको पता है उसमें सेब भी रखा है, केला भी रखा है, बिस्किट भी रखे हैं, समोसे भी रखी, चाय भी रखी है, किसी के नाश्ते में भी आप चले जाएं तो। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब आपको कोई इस तरह की ट्रे या ट्रॉली सजा के देता है तो वो आपको ऑप्शन देता है यस, कि या तो आप फल खा लें, बिल्कुल, या फिर आप ये इस तरह की कोई पैटिस खा लें, बेकरी आइटम खा लें, या कोई इस तरह, या फिर आप सही से अच्छी तरह से चाय पिए, जो कि चाय बिस्किट हो गया, चाय बाकरखानी हो गई, कोई ये चीज़ें है ना। बिल्कुल ऐसी। अब कहानियाँ ज़रा वो ये होता है कि सब आइटम चखने के चक्कर में अब ये सब मिक्स मुतंजन पेट में जा रहा है और हम ओवर कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें सही है कि फल के साथ चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं? अच्छा फिजा, मैं हमेशा कहती हूँ एज एन डाइटिशियन, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स, पेशेंट्स को ये गाइड करती हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ के साथ कैफ़ीन इंटेक करते हैं, वो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को, जो आप देखें हमेशा हर फूड का इंट्रैक्शन होता है। आप विटामिन सी के साथ आप कैल्शियम नहीं देते हो, आप आयरन के साथ विटामिन सी देते हो ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो। आप विटामिन डी जब लेते हो, आप उसके साथ विटामिन के और मैग्नीशियम देते हो ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन हो। अक्सर हमारा फूड इंट्रैक्शन भी होता है, ड्रग फूड भी होता है कि हम कोई भी चीज़, हम अभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, साथ ही हम कहते हैं चाय आ जाए, वो जो आपने ब्रेकफास्ट किया उसकी न्यूट्रिशन तो कहीं। हाँ, और खाना भी जब लंच या डिनर खाना है उसमें भी कुछ लोगों को इतनी आदत है, वो कहते हैं हमें हजम ही नहीं होता, हमें चाय चाहिए। यार हाँ, ऑफिस में कितने लोग यहाँ पे लंच करेंगे और उसके बाद उधर ही कैंटीन में बैठे रहेंगे, यही कहेंगे कि चाय ही नहीं चाय। सो मैं हमेशा कहती हूँ आप चाय पी सकते हैं, चाय पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन वही 2 कप आप ले सकते हैं, लेकिन अपने मील के हाफ एन आवर के बाद एक गैप से आप ले सकते हैं। अच्छा, इस तरह से क्या ज़्यादा कैफीन भी आपकी सेहत ख़राब कर सकती है? बिल्कुल, आप ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं तो आपका स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सो कैफ़ीन का भी एक लिमिटेड जो है वो आप ले सकते हैं अमाउंट में। और इसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ कितनी कोई आप दिन में 2 कप ले सकते हैं। अक्सर ये तो हम चल रहा होता है ना कि काम भी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ होती है, हमें होता है कि हम कुछ पीते नहीं, तो हम यहाँ से चाय भी पी रहे होते हैं, हम ग्रीन टी भी पी रहे होते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी ले रहे होते हैं, और सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो वो प्रॉब्लम करती है आप। अच्छा, और ये जो चीनी है, इसकी जो जगह हम लोग कोशिश करते हैं कि शहद इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, और हम ऐसी जो चीज़ें जिसमें जो थोड़ा सा कैंडल वगैरह हो गई, मगर हम ये ना करें कि जिससे चीनी की वजह से जो है ना हमें मोटापा, ओबेसिटी, शुगर, कोई भी ऐसी चीज़, तो जो मिडिल क्लास बंदा है उसको चाय में चीनी भी चाहिए। अच्छा फिजा, ये हमने कुछ मीठा भी चाहिए, सोशल मीडिया में कर दिया कि वाइट चीनी इज़ जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन, वाइट चीनी ये करें। हम वाइट चीनी जो है नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन हम लेट सो रहे हैं, लेट खा रहे हैं,
और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, वो भी तो अफेक्ट कर सकती है आपकी डिजीज़ पे। सो आपकी वाइट चीनी जो है वो बेसिकली प्रोसेस है, आपकी गुड़ शक्कर को उसको ब्लीच करके, आपकी ब्लीचिंग करके अब उसको वाइट कर दिया जाता है, जिसमें कोई हैवी केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं आपकी, जैसे कि आपकी खजूर है, आपका शहद है, आपकी किशमिश है, जो मीठे की जो एक तीनों चीज़ें महंगी हैं आज के दौर की, रेट की बहन ये देख लो। सो ये है कि आपने सस्ता सौदा बताना है, सस्ते में ये है कि ये मुझे लगता है ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें, ये जो बंदा नहीं भी अफोर्ड कर सकता उसको कोशिश करे कि खाए तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। शहद, खजूर तो खाते ही रहना। देखिए हम जंक फूड पे पैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन हमें होता है कि जो हमने हेल्दी चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हैं, जबकि हम जंक फूड खा के बीमार होकर जो हमारे हॉस्पिटल के स्टे होते हैं वो आपको ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस को जो है ना प्रॉब्लम में लेकर जाते हैं। सो ये है कि हेल्दी जो है डाइट को अपनाएं, और मैं हमेशा कहती हूँ फिज़ा कि फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना शुरू कर दें। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगी कि वाकई 1000 रुपये का बर्गर जो है ना वो जाके खा लेंगे, ठीक है, मगर कभी भी 1000 रुपये का अच्छा फल, सब्जी, खजूरें, शहद ये नहीं लेकर आएंगे, नहीं लेकर, बड़ा महंगा है। बिल्कुल ऐसी है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा खाएं, मतवाज़न ग़िज़ा खाएं। अच्छा खाना कोई महंगा, इससे आपका कोई लिंक नहीं करता। आपने अच्छा खाना है, क्वालिटी वाला खाना है, और इसके अलावा चलना फिरना शुरू कर दें। जितनी हम वॉक करते हैं ना उतनी आपको रात को नींद अच्छी आती है। अच्छा, एक और चीज़, सारा दिन के लिए एक सस्ता नुस्खा ये भी है कि चने भी खाया करें। यस बिल्कुल बिल्कुल। भुने सूखे चने बड़े फ़ायदेमंद है, सारा कुछ है उसके अंदर, और वो तो कोड़ियों के दाम पे मिलते हैं। ऐसी है बिल्कुल। और वो उसके वो तो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते। सो आप चने इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके रेड बीन्स हैं, जितनी आपकी प्लांट बेस की सोर्सेज हैं आप उनका इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, रोटी के लिए मना किया जाता है, रोटी कम कर दें, रोटी कम कर दें। अब अगर रोटी कम कर दें फिर उसका ऑल्टरनेट खाएं क्या, बताएं तो सही। हम डरा रहे हैं ये नहीं खाना, ये छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, ऑल्टरनेट क्या है? बिल्कुल ऐसी है। और फिज़ा मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा एशियन का रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। आप कब तक रोटी छोड़ सकते हैं? एक ना एक दिन आपने रोटी खानी है। आप रोटी की बात कर रही हैं, मैं सुबह सुबह पराठा खा के ऐसी है आपको। और आपकी ये एक जो बचपन की आपकी चाइल्डहुड की एक हैबिट्स होती है ना, आप पराठा खा लेंगी तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस हो जाएगी, आपको दोपहर तक आपको कोई भूख नहीं लगेगी। नहीं, मुझे अभी भी लग रही है। अच्छा लेकिन वो आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएंगी। हम जब ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक हम जा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हम बच्चों को स्कूल्स भेज रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम खाली पेट जो भी आया, जैसा भी आया, जिस क्वालिटी में आया, पैकेट चीज़ें वो हम खा जाते हैं। सो वो प्रॉब्लम करती है। एक अच्छा नाश्ता होना और रोटी का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। सुबह 6 बजे का मैंने नाश्ता किया है, मेरे हिसाब से 10:30 बजे मेरा भूख का टाइम बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई बंदा अगर 10 बजे ही पराठा खाएगा तो फिर उसका लंच टाइम में ही बनता है। बिल्कुल ऐसे। मगर मेरी रूटीन क्योंकि बहुत अर्ली है तो फिर मुझे भूख लग जाती है 10 साढ़े 10 बजे भी मुझे ना एक भूख का होता आता है, तो दिल करता है कुछ मंची होनी चाहिए। मैं वैसे चने वने भी रखती हूँ, बिल्कुल ऐसी है। और आपको ये चने आपका हेल्दी स्नैक्स हैं, लेकिन हम वो कर ही नहीं रहे। आप अपने सर्कल में देखें कितने लोग चने खा रहे होंगे। हम लोग जितनी पैकेट चीज़ें हैं हम वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ये हैबिट्स, हम नान चने खा रहे होते हैं, चने नहीं, हम चने चबा रहे होते हैं दूसरों को हैं, और डॉक्टरों को अस्पतालों में जाकर उनको वक्ता दिया हुआ होता है हम ठीक नहीं ऐसी है। और डॉक्टर कहे यार तुम लोग मुंह बंद करो तो ठीक होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे 3-4 रोटियां खा जाते हैं, नान भी खा जाते हैं। अब वो हेल्दी है क्या खाना? वो ये कहते हैं कि भाई हमने जब तक ये खाया नहीं, हमारा पेट फुलनेस हमें फील ही नहीं हुई, तो हमारा पेट तो भरा ही नहीं है, तो फिर हम कमज़ोर हो रहे हैं, तो क्या उनको इतनी ज़रूरत है? अच्छा फिज़ा, ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि आपने थोड़ी सी भूख रख कर खाना है, लेकिन जब तक हम यहाँ तक फुल नहीं हो जाते हम खाते रहते हैं। वही बात हो गई कि अगर आप कहते हैं कि रोटी आपके लिए बहुत मुफीद है, लेकिन आप रोटी भी 6-6 चपाती खा रहे हैं, 5-5 खा रहे हैं, 4-4 खा रहे हैं, और आप उससे फिर आप ओवरवेट होते हैं। आपने कैलोरीज इनटेक ज़्यादा किया, आपने बर्नआउट नहीं किया, आपने खाया, आप बैठे रहे, वो आपकी जो ओवर कैलोरीज हैं वो आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ जाएंगे। तब आपको ओवरवेट भी होंगे, ओबेसिटी की तरफ भी जाएंगे, तब आपको जो है बीपी का इशू भी होगा, कार्डिक चीज़ों का भी प्रॉब्लम होगा, फैटी लिवर भी होंगे, और तब आप जो है अर्ली स्टेज पे डायबिटीज़ के भी मरीज़ हो जाएंगे। आखिरी रात के सस्ते खाने में कोई ऐसी एडिशनल चीज़ जो ज़रूरी है? अच्छा, बेसिकली ये है कि आपने एक जो मतवाज़न ग़िज़ा है उसमें ये है कि आप दालों का इस्तेमाल करें, आप सब्जियों का, फलों का घर में उगाएं। ये सारी चीज़ें हमें होता है ना महंगी हैं, आप अपने घरों में जो है ये चीज़ें उगाना शुरू करें। और उसके अलावा जो है आप चनों का, हम कहते हैं कि बादाम अखरोट नहीं खाए जाते, आप सीड्स जो ये पम्पकिन सीड्स हैं, आपके अलसी के बीज हैं, आपकी सेसमी सीड्स हैं, तिल हैं, ये तो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। खरबूजा आता है, उसके बीजों को आप लें, छत पे सुखा दें साफ करके,
बन जाते होते हैं और आप वो इस्तेमाल पपीता करें। आता है, इस तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बीज हैं मिलते हैं, आप फल खाते हैं, उनको सुखा दें, आप साफ करके बिल्कुल, बिल्कुल खुद ही ऐसे। घर में बना लेंगे, फिर क्या बाजार से आप कहते हैं यार बहुत महंगे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू सो मच। Thank you so आपने much. बड़ा अच्छा डिटेल में Thank जाके हमें सस्ते सामान के साथ हमारी डाइट बताई। एक ब्रेक लेंगे, वो भी डाइट पैक। अभी कुछ डाइट के बारे में आपसे बात करती हूँ मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो नाश्ता है, सबसे पहले अगर हम उसको डिस्कस करें, हम सबसे पहले नाश्ते में ये कहते हैं कि इतना हैवी नाश्ता कर लो, पराठे भी खा लो, ताकि एनर्जी जो है ना वो आपके अंदर पूरी तरीके से आ जाए। लेकिन इतना भी नाश्ता हमें हैवी नहीं करना चाहिए कि हम 3 पराठे सुबह खा जाएं, नान चने खा जाएं, सिरी पावे खा जाएं, ठीक है, और इस तरीके के सारे नाश्ते करके जो है ना लस्सी का उल्टा इतना बड़ा बलाई मार के गिलास पी जाएं। ठीक है, हमें पता है हम लाहौरी जो है ना, हमें डेली नान चने अच्छे लगते हैं, हमें जहाँ मिलेंगे हम वहाँ बैठ के सही से खा लेंगे। नान जो है कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपना नान नफ़का जो है ना वो पूरा नहीं गिन सकते, देख सकते, ना कि अपनी नान की जो है ना रोटियां वो मैं कहती हूँ काउंट कर लें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इजनास को आपस में मिला के खा रहे हैं हम, चने भी इजनास में है, आटा जो है वो भी इजनास है। अब इन दोनों को हम मिला के खा रहे हैं, जिसमें फ़ाइबर का कोई नामो निशान नहीं है। प्रोटीन बस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें हल्का सा मिल जाएगा, मगर ये नहीं कि पूरी डेली की जो रूटीन है वो जो हमें चाहिए, जिसमें हम डेली रूटीन में खा रहे हैं, वो हमें उसमें इजनास का या फिर प्रोटीन का इंटेक मिल सके। अब अंडा जो है अगर हम 1 से ज़्यादा खा लेते तो लोग कहते हैं यार ज़्यादा नहीं खाना, गर्मी कर जाएगा। हालांकि 2 से 3 अंडे मेडिकल के हिसाब से जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि इट्स रेकमेंडेड, आप 2 से 3 अंडे आराम से खा सकते हैं। और उसके अंदर जो उसकी जर्दी है, मोस्टली लोग कहते हैं इसकी जर्दी को हटा दो, उसकी जर्दी इतना नुकसानदेह फ़ैट नहीं है, और अंडे का टेस्ट जर्दी से आता है, आप जर्दी के साथ खा सकते हैं। और 2 से 3 अंडे अगर आप जर्दी के साथ खा रहे हैं उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, ये सिर्फ आपको डराया धमकाया जाता है। आपकी प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छी हो जाती है, और अंडे में जो प्रोटीन होती है उसका एब्जॉर्शन रेट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो दिन में सैलड खा लें, थोड़े से हल्के फुल्के फ्रूट्स वगैरह उसके अंदर मिला के आप खा लें, या कुछ अलग से खा लें। फिर शाम के टाइम थोड़ा सा ऐसा आप डाइट लें जिसमें आप कुछ चिकन ले लें, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा सैलड ले लें, उसमें थोड़े से चावल भी ले सकते हैं आप, या फिर रोटी ले सकते हैं। सब कुछ मिक्स मिला के खाएँ ना, उसका एक अच्छा मुतंजन अलग से आप पोर्शंस के हिसाब से तो आप खा सकते हैं। और खाना जो है ना आपका वो सोने से 3 या 4 घंटे पहले आप खा लें, ताकि सोने से पहले वो हज़म हो जाए। बेसिक आपका रात का खाना आपके यहाँ सीने में पड़ा नहीं रहना चाहिए, आपको हज़म होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। मोस्टली लोग ऐसे होता है कि वो खाना खाते हैं और उसके बाद फ़ौरन सो जाते हैं, फिर जब उठते हैं तो थके थके सुस्त काहिली, क्योंकि आप तो सो गए मगर सारी रात आपका जो जिस्म है वो काम करता रहा उस शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ये तो प्रोसेस में लगा रहा। आपको लगा कि आपने रेस्ट कर लिया, मगर आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट नहीं कर पा रही होती है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सारा दिन जो नेक्स्ट डे हम थके थके रहते हैं उसी वजह से कि जब आप खाना खाते के साथ सो जाते हैं। इसलिए खाना 3 से 4 घंटे पहले खा लें ताकि हज़म हो जाए। फिर दही भी जो है ना सुबह सुबह आप उसका इस्तेमाल किया करें, आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। फिर जो प्रोसेस शुगर्स है ना उनको छोड़ दें, ये जो प्रोसेस शुगर वाले एडेड आपके जो जूसेस होते हैं उनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा नेचुरल भी जो जूस है जिसको आप कहते हैं कि मैंने जूस निकलवा के स्पेशली फ्रूट का पिया, वो भी इतना ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपको जूस ही पिलाने होते हैं ना तो अल्लाह ताला वो जूस बना के आसमान से जो है ना वो आपके लिए उतार देते हैं। अल्लाह ताला ने फ्रूट उतारा है जिसमें फ़ाइबर भी मौजूद है, वो फ़ाइबर समेत आप जूस जो है ना खाएं, ठीक है। आप उससे वो चीज़ों को पी रहे हैं और फाइबर को ज़ाया कर दे रहे हैं। तो जूस अल्लाह ताला ने आसमान से नहीं उतारा, फल उतारा है फाइबर के साथ, उसको वैसे खाएं। जैसे कुदरत ने आपको नेचुरली कोई चीज़ें दी है ना, उसको आप मॉडिफाई करके ना खाएं, उसको वैसे ही खाएं जैसी दी है। असल में जब हम चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं वहीं तो नुकसान हमें हासिल होता है, इसीलिए हम लॉस में जाते हैं, हमारी सेहत ख़राब होती है। अगर आपने चीनी खानी है ना तो थोड़ा कम करें, छोड़ दें।
शहद का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, शहद का भी ये नहीं है कि आप उसको चम्मच पे चम्मच डालना शुरू कर दें, उससे नहाना शुरू कर दें, या फिर गुड़ जो है उसको आप पागल ही हो जाएं देख के, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ कैंडी, ठीक है। हमारी बॉडी को इतनी मीठे की ज़रूरत ही नहीं होती है जितना मीठा आप दे रहे हैं। तो उस हिसाब से जिस तरीके की डाइट प्लान मैंने आपको आज बताया, आप अगर उस पर अमल करके देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। ये मेरा आपको पर्सनल मशवरा है। खुदा हाफिज़।